हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दिक्कत आती है कि मेंस अब प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ये मैं डिटेल स्ट्रेटेजी का वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप एंड टू एंड जब देखेंगे आप कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको अपना मेंस का एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ, मेंस एग्जामिनेशन जो है उसको प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली टफ लगता है, लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखोगे, जब आप पास्ट जो इसका प्रैक्टिस देखोगे, तो ये मेंस एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स के कंपैरिजन में इजी एग्जाम माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये मान के चलूंगा कि जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स क्लियर किया होगा उन्होंने प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि आपने एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं की होगी, आपने प्री कम मेंस जो है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स की और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सिविल सर्विसेज की एग्जाम की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि जब आप एक इंटीग्रेटेड वे में, इंटीग्रेटेड फैशन में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब आपका जो मेंस का एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस ही जो है इसका स्कोर जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या आप सेलेक्ट होने वाले हो या नहीं सेलेक्ट होने वाले हो। क्योंकि कभी कभी मेंस में इतना कम मार्क्स आता है कि आप जस्ट बॉर्डर लाइन से मेंस क्वालिफाई करते हो, फिर इंटरव्यू में आप मैक्सिमम मार्क्स भी ले लो तो आपका एग्जाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आप नहीं आ पाते। अगर मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया हो और इंटरव्यू में बाद में थोड़े कम मार्क्स भी हो जाए, फिर भी आप एग्जाम के बॉर्डर लाइन जो है वो क्रॉस कर लेते हो और आप सिलेक्शन पा लेते हो। ठीक है, अब मेंस के एग्जामिनेशन में जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए, बड़ी डिटेल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, खासकर टाइम एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम के बीच में और प्रीलिम्स के बीच में टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये एक एग्ज़ाम जो होगा ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको डिटेल आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जीएस के पेपर्स होंगे 4। ठीक है, देयर विल बी 4 पेपर्स ऑफ जीएस, प्लस आपके 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के। ठीक है, प्लस आपका एक पेपर होगा एसए का। ठीक है, एसए कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है और आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए जीएस और ऑप्शनल के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीएस का जो आपका पेपर है वो ऑल टोटल जो है वो 1000 मार्क्स का है। ठीक है, और ऑप्शनल का जो है वो आपका ऑल टोटल 500 मार्क्स का है। ठीक है, और ऐसे जो है आपका वो है 250 मार्क्स का। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे पॉइंट नोट करने का ये है कि इस 1000 मार्क्स में से आप उतने मार्क्स नहीं ले पाओगे कभी कभी जितने आप जीएस में 500 में से मार्क्स ले लोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कभी भी 50% मार्क्स 50% मार्क्स लेना जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है जीएस में। ठीक है, 50% तो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल में आप 50 ही नहीं, 50 से 50% प्लस मार्क्स ले सकते हो, रादर 60% मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो इसका इसका मतलब ऑप्शनल जो है वो आपका ज़्यादा गेम चेंजर माना जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा ऑप्शनल पे ही फोकस करना है। ठीक है, आपको जीएस पे भी इक्वली फोकस डालना है। ठीक है, अब इसमें मैं पेपर वाइज जाऊंगा कि पहले तो जनरल स्ट्रेटेजी के 3 पॉइंट्स याद रखना। पहले कि आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, रिविजन्स करने हैं। जब आप रिविजन्स करोगे उसके बाद आप आंसर राइटिंग के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब आंसर राइटिंग का जो पार्ट है, जब रिविजन्स करोगे, अच्छा कंटेंट होगा तो आंसर राइटिंग शुरू कर पाओगे। अब ये पूछते हैं लोग आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भूख मिटाने के लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग से आपको प्रैक्टिस मिलती है, एग्जाम का एनवायरनमेंट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टाइम एफिशिएंसी बनती है और लिखने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और कौन से पॉइंट्स एलिमिनेट करने हैं, कौन से पॉइंट्स एक्चुअली एग्जाम में लिखने हैं, वो स्ट्रेटेजी, वो जो आपका ट्रिक है वो आपका सिर्फ आंसर राइटिंग से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम का। अब दूसरा सवाल आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, कब शुरू करना चाहिए आंसर राइटिंग? मेरे हिसाब से तो आपने शुरू कर दिया होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आए हुए 4-5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो
आपको फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए। तो सिंपल है, जो टॉपिक दिन भर में पढ़े उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, अब क्वेश्चन क्या आए हैं उसी का आंसर लिख डालो और किसी अच्छे इंसान से इवैल्यूएट करा लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा आंसर का फॉर्मेटिंग कैसा करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है। तो राइट फ्रॉम टुडे, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया, ये वीडियो देखते ही तुरंत आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो। ठीक हो गया, रिविजन हो गया, आंसर राइटिंग हो गया। और लास्ट वन जो है आपका, बहुत ही प्रॉपर शेड्यूलिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेड्यूलिंग में सबसे ज्यादा लोग मैस करते हैं। कभी कभी सिर्फ जीएस के ऊपर फोकस करते हैं, ऑप्शनल पे फोकस करना भूल जाते हैं। ठीक है, और जीएस में भी कुछ एरियाज को इतना फोकस करते हैं जो कि वो हाई यील्ड एरियाज है भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छा रीशेड्यूलिंग, अपना शेड्यूल को स्ट्रेटेजाइज करना है। तो पहला जो मैं आपका ये वाला एस्पेक्ट ही डील करूंगा कि आपको अपनी शेड्यूलिंग कैसी करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आप देख लो आपके पास जो जीएस के पेपर्स है। सबसे पहले मैं जीएस का ही उठा लेता हूं। ठीक है, आपके पास जीएस के इन टोटलिटी कितने पेपर्स है? जीएस का एक पेपर है जीएस 1, देन जीएस 2, देन जीएस 3 एंड देन जीएस 4। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि जीएस 4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उस बच्चे के लिए जिसको सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पे वो लीड ले सकता है बाकी बच्चों से। क्यों? क्योंकि ये वाला पेपर ऑल टुगेदर सबके लिए क्या है, एक नया पेपर है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है सबके लिए। तो अगर आपकी इसमें स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो, अगर आपको इसमें पूरा नॉलेज हो, पूरा कंटेंट पता हो, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी की हो आपने, तो इसमें आप बहुत ही अच्छा लीड ले सकते हो। सो ये एक लीड गिविंग पेपर है जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को लीड दे देता है मेंस के स्कोर में। तो जीएस 4 जो आपका पेपर है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, इसको बहुत ही जल्दी से पढ़ना शुरू करो और इसमें ज्यादा से ज्यादा मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जाम की वजह से इतना अच्छा स्कोर ले लेते कि उनका जीएस का पूरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। सो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब आपका जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, जीएस 3 हो गया। जीएस 3 सबसे ज्यादा डायनेमिक पेपर है बच्चों के लिए, ये सबसे ज्यादा डायनेमिक पेपर है और ये सबसे ज्यादा जो है बच्चों को दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी का इसमें कंपोनेंट है और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है और कुछ पार्ट इसमें आईआर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ पार्ट इसमें आईआर का भी आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है मोस्टली 80% ये पेपर जो होता है ये करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो जिन बच्चों का ये वाला पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है, वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेपर्स का मिला के स्कोर बहुत अच्छा हो गया, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा इजीली हो जाता है। अब इनको प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रेटेजी, तो आपको हाईएस्ट टाइम डेडिकेट करना है इसमें, दूसरे नंबर पे टाइम डेडिकेट करना है इसमें। मतलब हाईएस्ट का मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगाना है इन पे, टाइम तो सभी में बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के मेरे चैनल पे आपको इसके और इसके करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक एक दो दो टॉपिक की वीडियोस में डालता हूं। ठीक है, तो आप उन्हीं वीडियोस को देखिए, उनमें मैं क्या क्या डिस्कशन करता हूं, उनके नोट्स बनाइए, बहुत थॉरोली उसको लिख लीजिए। दैट विल बी एम्पल कंटेंट आपका, अगर उस चीज से क्वेश्चन आ जाता है, और मोस्टली हाई चांसेस ये रहते हैं कि वहां से काफी दफा बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देन जीएस 2 का पार्ट आता है। इसमें जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आता है, और आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें भी काफी सारे जो आपकी करंट अफेयर्स की एग्जांपल्स आती हैं, वो भी आपको इसी चैनल पे बहुत डिटेल में आपको करंट अफेयर्स टॉपिक मिलेंगे। लेकिन बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, उसको रिवाइज करना है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटीज की रिपीटेड रीडिंग्स अलोंग विद न्यूज़पेपर, बहुत सफिशिएंट काम हो जाएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ज्योग्राफी में गोचिंग लियोंग की भी एक किताब आती है जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बात आती है जीएस 1 की। इसमें हिस्ट्री,
हिस्ट्री के मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली मॉडर्न इंडिया से होते हैं या कल्चर वाले पार्ट से होते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल में सिर्फ कल्चर वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर्स में अगर आर्ट एंड कल्चर की कोई चीज आ जाए तो आ जाए, वरना हिस्ट्री का कोई पार्ट करंट अफेयर्स में नहीं आता। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक अलग से टॉपिक ही है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंपॉर्टेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो वो दोनों करंट अफेयर्स जो है ये सारे आपके न्यूज़पेपर से होंगे। अब सारे चीजों को एनालाइज करो। मैंने आपको क्या बोला है कि हर जगह पे करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए न्यूज़पेपर को 110% आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आपके दिमाग में नॉलेज होती है ना, आप उसको यूज करना आंसर राइटिंग में सीख जाते हो कि कौन सा नॉलेज का पार्ट कौन सी जगह सीखा जाए। जैसे गवर्नर के ऊपर एक आर्टिकल आया है और पॉलिटी में गवर्नर सेंटर स्टेट रिलेशंस आ गए। सेंटर स्टेट रिलेशंस में डेफिनेटली गवर्नर का पार्ट डाला जा सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉन्टेंशियस इश्यूज है सेंटर स्टेट रिलेशंस में गवर्नर का। ठीक हो गया। तो टेक्निकली जीएस के ये चारों पेपर्स में आपको अपने पूरे दिन की स्टडी का 60% टाइम तो देना ही देना है। ठीक है, 60% टाइम, या कुछ लोग 65%, 60 to 65% टाइम आपको जो है ऑप्शन अपने जनरल स्टडीज में ही देना है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जनरल स्टडीज सबका तो एक जैसा नहीं होता, इसीलिए आपको थोड़ा लीड लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए। ठीक हो गया आपका। ठीक है, बाकी सोशल इश्यूज वगैरह ये भी करंटली मोस्टली न्यूज़पेपर से ही आते हैं, तो न्यूज़पेपर का कंटेंट हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमी में बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी चैनल पे मैं डिस्कस जरूर करूंगा बजट इकोनॉमिक सर्वे सारा पार्ट। इस चैनल पे जितना भी डिस्कशन आएगा टॉपिक वाइज रिलीजियसली फॉलो करना। मैं 11 साल से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ, खुद भी सिविल सर्वेंट हूँ, और पूरा नर्व पता है मुझे कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में पेपर्स आते हैं। 100 टॉपिक्स की लिस्ट दे देंगे अगर आपको, मोस्टली पेपर उन्हीं 100 टॉपिक्स के अराउंड घूमेगा। क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको पढ़ना चाहिए इस समय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे अब वेनेजुएला पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर ग्रीनलैंड पे क्वेश्चन आ जाए, या ईरान पे क्वेश्चन आ जाए, या ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्लो डाउन इम्पोज किया गया, या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स आई विल डिस्कस ऑन दिस चैनल, सो प्लीज स्टे बैक इस चैनल पे। हमेशा इसकी वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक हो गया ये चीज। इसके अलावा ये तो हो गया जीएस। अब ऑप्शनल की बात आती है, तो रिमेनिंग पोर्शन 35 to 40% टाइम जो है वो आप किसको दोगे, अपने ऑप्शनल को दोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ऑप्शनल जो है वो आपका बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करेगा, बहुत ही ज्यादा लीडिंग रोल प्ले करेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शनल्स वाले जो है वो अपने लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनके लिए आई विल कीप मेकिंग वीडियोस कि ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं बता सकता हूं कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शनल्स वाले बच्चे जो हैं वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से प्रिपेयर करना। लेकिन आंसर राइटिंग जो है ये सिर्फ याद रखना जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर, आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ जीएस एंड ऑप्शनल। और करीब करीब आपने ये टारगेट रखना है कि 7 days में एटलीस्ट आप 7 आंसर्स जीएस के लिखो और 3 आंसर्स आप अपने ऑप्शनल के लिखो, और 1 ऐसे आप जरूर लिखो। इतनी राइटिंग तो आपकी वीकली होनी चाहिए, ये मैं बहुत लीस्ट बता रहा हूं, कम से कम इतनी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। 7 आंसर्स जीएस के 7 दिन में, रोज का 1 आंसर, ऑप्शनल के 3 आंसर्स मिनिमम, और ऐसे मिनिमम 1 ऐसे आपको लिखना है पूरे अपने वीक में। अब वीकली फिर मंथली स्ट्रेटेजी ऐसे ही हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाए। ब्रॉडली मैं बताता हूं आपको कि ऐसे प्रिपेयर करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ऐसे प्रिपेयर करने का कोई स्पेशल ज्ञान नहीं होता। ऐसे को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, ऐसे की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे ने प्रीलिम्स निकाला है, सिंसियरली अपना मेंस पढ़ रहा है, जनरल स्टडीज और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जिस बच्चे का भी जीएस
और न्यूज़पेपर अच्छे से चालू है, उसको कभी भी एस्से की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जीएस में आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, करंट अफेयर्स में आपका एडवांस बहुत क्लियर हो जाता है, आपका इतना कंटेंट हो जाता है कि आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ऐसे कैसे लिखा जाए, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक वीडियो इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो, या फिर एक नई वीडियो और मैं बनाऊंगा टॉपिक्स पे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पे ऐसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, आजकल एक ट्रेंड चला है कि यूपीएससी भी और स्टेट पीसीएस भी कोटेशन दे देते, कोटेशन के ऊपर ऐसे लिखने को कह देते। अब कोटेशन बेस्ड ऐसेस को कैसे अप्रोच किया जाए उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। ठीक है, तो आपकी जीएस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैंने क्लियरली बता दिया, आपकी ऑप्शनल को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपकी एसए को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ठीक है, मेरे ऊपर पेंडिंग रह गया आपका कि जीएस का जो पेपर 4 है उसके क्या रिसोर्सेज हैं और उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए और उसकी आंसर राइटिंग कैसे प्रिपेयर की जानी चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और आप चाहते हो अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि मैं किस चीज़ पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक पर परेशानी दे रहा है, कौन से एरियाज परेशानी दे रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें मेंटरशिप का क्या रोल रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई क्वालिफाइड मेंटर हैं, एक्सपीरियंस मेंटर हैं, बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि मेंटरशिप आपकी स्टडी को जो है वो क्या करता है, डिसिप्लिन कर देता है। ठीक है, और डिसिप्लिन जब आपकी मेंटरशिप आपकी स्टडी में आ जाता है तो आप हर रोज अपनी रूटीन फॉलो करते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप रूटीन फॉलो कर देते हो। ठीक है, एक और सजेशन है, जो एक फाइनल सजेशन, जब तक मेंस एग्जामिनेशन है तब तक थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई में ही विलीन कर दो। सोशल रिलेशन, सोशल बॉन्डिंग, सोशल गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ों को, ये दे ऑल कैन वेट, योर करियर कैन नॉट, आपकी एज वेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेटर ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता, प्रीलिम्स आसानी से हो गया, ठीक है, हो गया हो गया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, थॉरो स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करो। ठीक है, बुक्स अगर चाहिए पता करना है कौन सी बुक्स अब मेंस के लिए मुझे पढ़नी है, तो बुक्स लिस्ट के लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी का और जेकेएस का सिलेबस अब सेम हो चुका है, तो मैंने बुक्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, ऑल द सोर्सेज फॉर यूपीएससी विच यू नीड, कौन कौन सी बुक्स को फोकस किया जाए, उस वीडियो को थॉरली देख लो और अपने आप की स्ट्रेटेजी जो है उसी तरह बिल्डअप कर लो और जस्ट गेट गोइंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी किसी तरीके की भी गाइडेंस चाहिए, मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ ही डील करता रहता हूँ, बस पढ़ाने का शौक है, पैशन है, उस वजह से जुड़ा रहता हूँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ। तो कोई भी किसी भी तरीके की जरूरत हो जस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस एंड वेरी स्पेशल वीडियोस, वट एवर यू वांट, वट एवर टॉपिक यू वांट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।